हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों के चर्चा के दो प्रमुख मुद्दे थे, जैसे रूस में समाजवाद का प्रवेश किन परिस्थितियों में और किन कारणों से हुआ था। दूसरा मुद्दा जो था वो था कि तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में लेनिन के क्या विचार थे। आज के इस वीडियो में हम लोग मूलतः 1905 की क्रांति के बारे में जानेंगे, जैसे इसका परिचय, इसके कारण, इसका प्रसार और इसके विभिन्न प्रकार के परिणाम। तो फिर देर किस बात की, आइए 1905 की क्रांति की यात्रा की शुरुआत करें। निरंकुशता से ओतप्रोत तथा अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत रूस में शासक राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं थे। उदारवादियों ने इस प्रणाली को बदलने और नए सिरे से संविधान की रचना करने के लिए 1905 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेट्स और समाजवादियों के सहयोग से किसानों तथा मजदूरों के बीच एक मुहिम चलाई, जिसने आगे चलकर एक क्रांति का रूप धारण किया और यूरोप के इतिहास में 1905 की क्रांति के नाम से जाना गया। परिस्थितियों को बदलने के लिए तत्पर इन उदारवादियों को पोलैंड के राष्ट्रवादियों तथा मुस्लिम बहुल इलाकों में इस्लाम धर्म के सुधारवादी, जिनको जदीदी कहा जाता था, उन जदीदियों का जबरदस्त समर्थन मिला। आइए अब समझते हैं 1905 की क्रांति के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। इसके कारणों को समझने के लिए हम लोगों को 1904 ईस्वी में जाना पड़ेगा और 1904 ईस्वी में रूस की आंतरिक स्थितियों को समझना होगा, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहली बात, रूसी मजदूरों के लिए 1904 का वर्ष बहुत खराब था। जरूरी वस्तुओं के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई उस वर्ष, जिसके कारण मजदूरों के वेतन में 20% की कटौती कर दी गई, क्योंकि उस दरमियान महंगाई अपनी चरम अवस्था पर पहुंच चुकी थी। वेतन में कटौती और अन्य आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे ये मजदूर विभिन्न मजदूर संगठनों से जुड़ने लगे। परिणाम यह हुआ कि मजदूर संगठनों की सदस्यता में काफी तेजी से वृद्धि हुई। 1904 ईस्वी में एक मजदूर संगठन का गठन किया गया, जिसका नाम था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, अर्थात रूसी श्रमिक सभा। इसके 4 सदस्य एक आयरन कंपनी में काम किया करते थे। उस आयरन कंपनी का नाम था प्यूतिलोव आयरन वर्क्स। इन 4 सदस्यों को नौकरी से निकाल दिया गया। परिणाम स्वरूप सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज्यादा मजदूरों ने अपनी कुछ मांगों के साथ हड़ताल आरंभ कर दी। प्रश्न उठता है, वे मांगें क्या थीं जिनके लिए इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों ने हड़ताल आरंभ की? आइए उनको समझते हैं। पहली शर्त, काम के समयांतराल को घटाकर 8 घंटे कर दिए जाएं। दूसरी शर्त, वेतन में वृद्धि की जाए। और तीसरी, कार्य स्थलों तथा कार्य की स्थितियों में सुधार लाया जाए। आगे बढ़ते हैं। हड़ताल के मध्य
हड़ताल तो चूंकि आरंभ हो चुकी थी। उसी दरमियान जब एक गैपोन नाम के पादरी के नेतृत्व में मजदूरों का एक जत्था जार के महल, जिसको विंटर पैलेस कहा जाता था, के समीप पहुंचा, तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर प्रतिक्रिया स्वरूप हमला कर दिया, जिसके बाद संघर्ष हुए और उस संघर्ष में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। यह घटना रविवार के दिन घटित हुई थी, इसलिए इस दिन को खूनी रविवार के रूप में इतिहास में दर्ज किया गया। वास्तविक रूप से कहा जाए तो कहीं न कहीं 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी खूनी रविवार के दिन से हुई। आइए अब समझते हैं 1905 की क्रांति के प्रसार को। खूनी रविवार के बाद आम नागरिकों के लगभग सभी वर्ग के लोगों ने क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करना आरंभ कर दिया। विश्वविद्यालय बंद करवा दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों जैसे संभ्रांत वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की और प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग लेने लगे। 1905 की क्रांति के परिणाम। 1905 की क्रांति के निम्न परिणाम परिलक्षित हुए, जैसे उस समय वहां के शासक निकोलस जार थे। शासक जार ने ड्यूमा के रूप में एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी। अधिकांश यूनियनों और फैक्ट्री कमेटियों को गैर कानूनी घोषित करके उन पर पाबंदियां लगा दी गईं। राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। शासक जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिन के अंदर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को लगभग 80 दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया, क्योंकि वह किसी तरह की जवाबदेही या जवाबदेही मतलब उत्तरदायित्व या अपनी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था। इसलिए लगातार क्रम से उसने 2 ड्यूमा को भंग कर दिया। तीसरी नवनिर्मित ड्यूमा में मतदान से संबंधित कानूनों में उसने संशोधन किया और रूढ़िवादी नेताओं को शामिल कर लिया। विशेष बात यह थी तीसरी ड्यूमा में कि इस बार उदारवादियों और समाजवादियों को ड्यूमा से दूर रखा गया था, ताकि विरोध के स्वर नहीं उठ पाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हम लोग हमेशा से करते आए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।